हेलो दोस्तों, हाय। कैसे आप लोग? आप सभी को एस के यादव सर के क्लास में स्वागत है। गणित के सिलसिला के साथ साथ हम लोग फिजिक्स को भी पढ़ रहे हैं, साथ ही साथ मैथली भी पढ़ रहे हैं। ये तीन टॉपिक अपना पहले हम लोग ख़त्म करेंगे, उसके बाद अगले टॉपिक की शुरुआत करेंगे क्लास 10th का मूल रूप से। और क्लास 10th के ही हम आलोक प्रकाशन के बुक से, हालांकि खान सर का भी मटेरियल मेरे पास रहते हैं, तो हम और भारती भवन का भी बुक है बगल में रखा है, तो इन सभी का समराइजेशन से आपको हम बता रहे हैं। आपको ऑब्जेक्टिव से लेकर के सब्जेक्टिव तक बहुत बारीकी से बताते जा रहे हैं। हम लोग पहले चैप्टर का अध्ययन कर रहे हैं जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन। और प्रकाश के परावर्तन के लिए सबसे पहले हम प्रकाश समझे थे कि प्रकाश क्या है। उसके बाद प्रकाश एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय तरंग है, ये भी बताए। प्रकाश पुंज क्या है, प्रकाश पुंज के बारे में अध्ययन किए। आत्मदीप्त आदित्य पदार्थ क्या है, वो भी अध्ययन किए हैं। पदार्थ के बारे में अध्ययन किए हैं कि पदार्थ कितने प्रकार के हो गए। पारदर्शी पदार्थ क्या है, अपारदर्शी पदार्थ क्या है, छाया क्या है। फिर आपको प्रकाश के परावर्तन से क्या समझते हैं, आने वाली किरण को क्या कहते हैं, जाने वाली किरण को क्या कहते हैं, अभिलंब क्या कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम भी बताए थे। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, या आपतित किरण परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब सभी एक ही तल में होता है, ये भी अध्ययन किए हैं। फिर हम लोग अध्ययन किए थे प्रतिबिंब क्या है। किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर संश्रिप्त होती हुई या असंश्रिप्त होती हुई प्रतीत होती है, वह बिंदु क्या हो जाएगा, आपका प्रतिबिंब होगा। प्रतिबिंब दो तरीका का पढ़े हैं, एक है वास्तविक प्रतिबिंब, एक है आपका काल्पनिक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब में क्या पढ़े हैं, वही बात जो किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर संश्रिप्त होती हुई प्रतीत होगी, हो जाएगा प्रकाश का, वो हो गया वास्तविक प्रतिबिंब। वही आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब के लिए क्या पढ़े, जब कोई बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर असंश्रिप्त होती हुई प्रतीत होती थी, तो हो जाएगा आपको काल्पनिक प्रतिबिंब। फिर वास्तविक और काल्पनिक प्रतिबिंब में हम लोग अंतर भी देखे थे कि वास्तविक प्रतिबिंब वास्तविक कटान से बनता था, काल्पनिक प्रतिबिंब काल्पनिक कटान से बनता था। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारे थे, काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं उतार सकते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के हमेशा क्या होता है, सामने बनता है, और काल्पनिक प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। वहीं वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनता है हमेशा, और ये काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा बनता है। ये भी डिफरेंस देखे थे। उसके बाद हम लोग प्रतिबिंब की दो कंडीशन पढ़े थे। एक पढ़े थे प्रतिबिंब का विपरिवर्तन की घटना, और एक पढ़े थे पासार्व विपरिवर्तन की घटना। विपरिवर्तन में आपको हम ऐसे बताए थे कि जैसे कि ये मार्कर है, अगर ये ऊपर ढक्कन है ना, ये ढक्कन नीचे चला जाए तो ये विपरिवर्तन होगा। लेकिन ये मार्कर की खोसने वाला पार्ट इधर है, अगर इसको मैं घुमा के इधर कर दूं, अर्थात बाएं वाला भाग दाएं चला जाए, दाएं वाला भाग बाएं चला जाए, तो ये पासार्व विपरिवर्तन। पासार्व विपरिवर्तन का मतलब हो गया साइड का विपरिवर्तन देखे थे। वहीं हम लोग दर्पण पढ़े थे कि दर्पण क्या है, यानी वह चिकनी और चमकीली सतह जिसका एक भाग नियमित निश्चित रूप से रजतीत हो और प्रकाश का कोई भी किरण आप इस पर रिफ्लेक्ट हो जाए, वो आपका क्या था, दर्पण था। दर्पण की तीन वैरायटी भी पढ़े थे। अवतल दर्पण क्या है, दर्पण की तीन वैरायटी में हम लोग पढ़े थे। एक समतल दर्पण क्या है, गोलीय दर्पण क्या है, और परावलिक दर्पण क्या है। समतल दर्पण में यही पढ़े थे ना कि वो चिकनी और मतलब इसका एक सतह समतल है और एक भाग रंगा हुआ रहता है, वो समतल दर्पण था। गोलीय दर्पण किसी खोखले गोले का एक भाग था, और परावलिक दर्पण जो पूर्ण रूप से गोल नहीं था। गोलीय दर्पण की दो वैरायटी पढ़े थे, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण में क्या था, ऐसे पढ़े थे ना, जिसकी बाहरी सतह रस्ती था वो अवतल दर्पण, और भीतरी सतह रस्ती नहीं था, वो भीतरी सतह धसी हुई था और बाहरी सतह रस्ती था, वो अवतल दर्पण हुआ। उत्तल दर्पण के लिए क्या पढ़े थे, जिसकी मान लीजिए भीतरी सतह रंगा हुआ है और बाहरी सतह उभरा हुआ था, वो था आपका उत्तल दर्पण। ठीक है ना, अवतल और उत्तल दर्पण के अध्ययन किए थे। उसके बाद क्या पढ़े थे हम लोग कि अवतल दर्पण में वस्तु को प्रतिबिंब की विभिन्न स्थिति, जब अवतल दर्पण में, इस दर्पण में हम वस्तु को अनंत पे रखे थे तो प्रतिबिंब फोकस पे बना था, नहीं बना था, ये भी सिखाए थे ना कैसे बनता है। हर वीडियो में आपको बता रहे हैं। जैसे कि पोल है, बाहरी सतह रंग दिया हूँ, और ये जिस अक्ष से जाता है, मान लो, ये भी बेसिक बात सीख लो। अगर वक्रता केंद्र से गया तो ये भले अक्ष को हम लोग प्रधान अक्ष कहते हैं या मुख्य अक्ष कहते हैं। ये हो गया अपना फोकस हो गया। जिस रेखा से गया प्रधान अक्ष और मुख्य अक्ष हो गया, ये लाइन इससे टकराएगा, यानी आने वाली किरणें, आपतित किरणें, और ये फोकस पे जाकर के अभिसरित हो गई नहीं, और यहाँ पे जो प्रतिबिंब बनेगा वो बहुत छोटा बनेगा, उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा। जब वस्तु को हम कहाँ रखे थे, अनंत पे। अब अनंत से लेकर के सी के बीच में अगर कोई वस्तु को रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस और सी के बीच में बनेगा। जैसे जैसे वस्तु को हम इधर ला रहे हैं वैसे वैसे प्रतिबिंब उधर जाता जा रहा था। फिर वस्तु को जब सी पे लाए तो प्रतिबिंब सी पे बना, जब वस्तु को हम सी और एफ के बीच लाए तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा था,
अनंत और सी के बीच बन रहा था। जब वस्तु को फोकस पे लाएंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पे बनेगा। जब वस्तु को हम फोकस और पोल के बीच में खड़ा करेंगे तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बन जाता था और काल्पनिक बन जाता था, सीधा बन जाता था और बड़ा बन जाता था। ये कंडीशन हम लोग पढ़े अवतल दर्पण में। वही उत्तल दर्पण की दो कंडीशन पढ़े हैं। जैसे कि आप इसी को उत्तल दर्पण मान लो, यहाँ है उत्तल दर्पण की भीतरी सतह स्थित है। हम वस्तु कभी जीवन में बिना रंगे हुए तरफ, माने रंगे हुए तरफ नहीं रखेंगे, बिना रंगे हुए तरफ रखेंगे। यहाँ वस्तु को रखे, यहाँ कहने का सेंस मान लो पहले अनंत पे रखे, अनंत पर रखने के बाद ये अपसरित होकर के ऐसे जाता है। मान लीजिए कोई वस्तु है और जाकर के वो क्या बनता है, आपको मूल रूप से एक फोकस पे बनता था। एक बार फिर हम अनंत और पोल के बीच में रखे थे तो पोल और फोकस के बीच में बना था प्रतिबिंब, और इसमें कल प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बना है, माने सीधा बना है, सॉरी इधर सीधा बना है और काल्पनिक बना है। ये कंडीशन पढ़े थे, यानी 5 कंडीशन हम पढ़े हैं अवतल दर्पण में, 2 कंडीशन पढ़े थे उत्तल दर्पण में। ठीक है, इतने तक अपने लोग टॉपिक खत्म किए थे। एक टॉपिक और पढ़े थे, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण का उपयोग पढ़े थे। अवतल दर्पण के उपयोग हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं, हजामती दर्पण के रूप में करते हैं। हजामती दर्पण में क्यों करते हैं अवतल दर्पण का, यह भी ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है, क्योंकि अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण के रूप में इसलिए किया जाता है क्योंकि उसमें चेहरे का सीधा प्रतिबिंब बनता है, बड़ा प्रतिबिंब बनता है। फिर ये भी क्वेश्चन पढ़ाए थे कि अवतल दर्पण का उपयोग सोलर कुकर में करते हैं, और ये भी क्वेश्चन 2 नंबर का जब पूछेगा कि सोलर कुकर के रूप में क्यों किया जाता है, तो आपका जवाब था क्योंकि उस सारे जितने भी किरण थे, प्रकाश की किरणें उस अवतल दर्पण यानी सोलर कुकर में जो अवतल दर्पण लगा रहता है उस दर्पण पर अभिसरित होती है। अभिसरित होने का सेंस सभी समापित किरणें एक ही जगह फोकस पर जाकर के जमा हो जाता है। यहाँ पर एक ऑब्जेक्टिव भी बताए थे बचपन में, आप इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में, औजार बॉक्स में एक शीशा मिलता था दर्पण टाइप का, और क्वेश्चन छोटे छोटे कहेगा कागज़ के टुकड़े को जलाना है, तो कैसे जलाते थे, कहेगा कहाँ पे कागज़ के टुकड़े को रखा जाए, उस दर्पण से कितनी दूरी पर रखा जाए ताकि जल्दी आग पकड़ ले। तो आपको हम बताए थे कि फोकस पर रखना, ये टिक मार दीजिएगा फोकस पे, क्योंकि फोकस पे आपको पूर्ण रूप में ज़्यादा लाइट पड़ेगा क्योंकि वहाँ अभिसरित की घटना होती है। फिर अवतल दर्पण का उपयोग आपको हम टॉर्च में भी बताए थे करते थे, सर्च लाइट में करते वहाँ भी बताए थे। अवतल दर्पण का उपयोग छोटे चीज़ को बड़ा करने में, छोटा कहने का मतलब ये कान का होल है, नाक का होल है, मुंह का होल है, गले का होल है, यानी रोगियों के नाक, कान, गले इत्यादि यानी छोटी चीज़ को बड़ा करने में क्या करता है, वहाँ दिखते हैं। यानी सीधा समझिए अवतल दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है। हालांकि डिफरेंस में भी आप याद कर सकते हैं कि अवतल दर्पण उत्तल दर्पण में अंतर स्पष्ट करें तो वहाँ याद कर सकते थे। फिर हम उत्तल दर्पण के आपको 2 उपयोग बताए थे मूल रूप से, कि उत्तल दर्पण का उपयोग ऐसे आशीर्वाद करके, ऐसे और ऐसे। आशीर्वाद कहने का सेंस गली की स्ट्रीट लाइट में करते हैं। गली की स्ट्रीट लाइट का मतलब, गली में देखिएगा खंभा मतलब टाइप से रहता है, और खासकर आपको वार्ड मेंबर के घर के आगे जरूर लगा रहेगा, जिसको हम लोग कहते हैं सोलर लाइट। तो वहाँ गली के स्ट्रीट लाइट में भी हम लोग उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। और ऐसे कहने का सेंस गाड़ी के साइड मिरर में, साइड मिरर का मतलब आप मोटरसाइकिल पे बैठ के चलाते हैं मोटरसाइकिल या ट्रक, बस कोई भी गाड़ी चलाते हैं तो आपके बगल में एक मिरर लगा रहता है, वो मिरर क्या होता है, आपका उत्तल दर्पण होता है। तो उत्तल दर्पण का उपयोग हम पिछले गाड़ी को, यानी बड़ा गाड़ी है, बड़ा गाड़ी को छोटा करने के लिए, यहाँ देखो उत्तल दर्पण में हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनेगा। ये भी चीज़ तो सीख रहे हैं ना कि अवतल दर्पण में हम केस को हजामती दर्पण में क्यों कर रहे थे, कि केस छोटा छोटा केस को बड़ा केस करने के लिए, माने छोटे प्रतिबिंब को बड़ा देखने के लिए, क्योंकि वहाँ क्या है ट्रक बड़ा है, बड़े प्रतिबिंब को छोटा करने के लिए हम लोग उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। और जब गाड़ी से एक और बात याद आया, अवतल दर्पण का उपयोग गाड़ी के हेडलाइट में करते हैं। हेड कहने का सेंस देखिएगा, गाड़ी को गाड़ी चालू कीजिएगा, यहाँ पे एक बॉल लगा रहता है जो आपको झकाझक दिखाता है। तो अवतल दर्पण का उपयोग गाड़ी के हेडलाइट कहने का सेंस हो गया उसका अग्रद्वीप कहा जाए, वहाँ भी करते हैं। आज जो अपना मूल टॉपिक है वो है चिन्ह परिपाटी क्या है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि चिन्ह परिपाटी क्या है, तो क्या जवाब दोगे। आज ये मेन टॉपिक है, हमको 9-10 मिनट लग गया आपको पिछले वीडियो को मैं जो चीज़ पढ़े हैं उसका रिवीजन कराने में, और रिवीजन जरूरी है। थोड़ा 5-7 मिनट आपका एक्स्ट्रा चला जाए तो भारी चीज़ नहीं है, लेकिन आप रिवीजन कर लेते तो बड़ी अच्छी बात है। चिन्ह परिपाटी इसीलिए कहते हैं क्योंकि दर्पण में जो हम 2 कंडीशन पढ़े, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में, कभी दर्पण का देख रहे हैं ना, प्रतिबिंब दर्पण के कभी सामने बनता है तो कभी दर्पण के पीछे बन जाता है। जैसे कि अवतल दर्पण में देखो 5 केस ऐसा था जो दर्पण के सामने बन रहा था न, अनंत पे रखे तो फोकस पे, अनंत और सी के बीच में रखे तो फोकस और सी के बीच में, सी पर रखे, सी बोले तो वक्रता केंद्र पर, तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बना। जब वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखे तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बना था। जब वस्तु को फोकस पे रखे तो प्रतिबिंब अनंत, यानी ये 5 कंडीशन दर्पण के सामने बन गया और एक कंडीशन में दर्पण के पीछे बन गया। ऐसी स्थिति में
प्रतिबिंब और वस्तु की जो कंडीशन है प्लस तरफ है कि माइनस तरफ, ये भी आपको जानकारी दिए थे कि अवतल दर्पण में जिधर रंगा हुआ होगा उधर पॉजिटिव मानेंगे और जिधर नहीं रंगा होगा उधर नेगेटिव मानेंगे। इसी दर्पण की बात करूँ उत्तल दर्पण में, ये भीतरी सतह स्थित है, इधर नहीं रंगा है तो नेगेटिव, इधर रंगा है पॉजिटिव। ये तो ट्रिक के दृष्टि से बताए थे। वैसे भी देखो ना, ये गोलीय दर्पण को दो पार्ट में भाग दोगे, बांट दोगे, तो बीच में न केंद्र होगा। केंद्र के लिए अगर ये बाहरी सतह स्थित कर दिए, कभी भी वस्तु इस दर्पण के आगे यहाँ पे रख सकते नहीं रख सकते हैं। हमको वस्तु बिना रंगा हुआ तरफ रखना पड़ेगा और बिना रंगा हुआ पार्ट को आपको निगेटिव मानना है, ठीक है। तो मैं मूल रूप से ये परिभाषा आपको बता रहा हूँ कि चिन्ह परिपाटी क्या है। चिन्ह परिपाटी के लिए प्रतिबिंब कभी दर्पण के सामने बनता है तो कभी दर्पण के पीछे बनता है। इन दो स्थिति में अंतर स्पष्ट करने के लिए एक परिपाटी की आवश्यकता हुई जिसे हम चिन्ह परिपाटी कहते हैं। क्वेश्चन क्या होगा सर जी, हम लोग लिख नहीं पाए तो आप लिख लीजिए चिन्ह परिपाटी क्या है। तो कहिएगा कि दर्पण में प्रतिबिंब कभी दर्पण के सामने बनता है, यानी दर्पण कहने का सेंस गोलीय दर्पण बोल दीजिएगा। गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब कभी दर्पण के सामने बनता है तो कभी दर्पण के पीछे बनता है। इन दो स्थितियों में अंतर स्पष्ट करने के लिए एक परिपाटी की आवश्यकता होती है जिसे चिन्ह परिपाटी कहते हैं। दर्पण में यानी गोलीय दर्पण में कभी प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनता है तो कभी दर्पण के पीछे बनता है। इन दो स्थितियों में अंतर स्पष्ट करने के लिए एक परिपाटी की आवश्यकता होती है जिसे चिन्ह परिपाटी कहते हैं। मैं 4-5 बार बोल दिया, वीडियो रोक रोक के आप लिख लीजिए अपना, ठीक है। अब इस चिन्ह परिपाटी में देखिए दर्पण हम लिखे हैं, दो प्रकार के दर्पण है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। हमेशा देखिएगा वस्तु बिना रंगा हुआ तरफ रखेगा, स्वाभाविक है। रंगा हुआ तरफ रसित तरफ अगर वस्तु को रखोगे, थोड़ा मैं क्लीन साफ से दर्पण का फोटो बना देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। जैसे देखो ये दर्पण में बना दिया, अगर बाहर रसित कर दिए तो अवतल हो गया, और ये दर्पण बना दिया अगर भीतर रसित कर दिए तो उत्तल हो गया। अगर यहाँ पे वस्तु रखेगा इस दर्पण के लिए तो कभी जीवन में फोटो नहीं बनेगा। कहाँ बनना पड़ेगा हमको, वस्तु को रखना पड़ेगा बिना रंगा हुआ पार्ट की तरफ। वैसे भी मिरर को देखोगे तो बिना रंगले तरफ न, बिना रसीदे तरफ न रखते हैं। तो इधर को सिंबल को हम पॉजिटिव मानेंगे, इधर को हम निगेटिव मानेंगे, ठीक है। तो जब वस्तु को हमेशा वस्तु दूरी बिना रंगा हुआ तरफ रखते हैं, यानी वस्तु दूरी चाहे अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, इसमें वस्तु को यहाँ नहीं रखेंगे, हमको यहाँ रखना पड़ेगा। चाहे अवतल हो या उत्तल हो, क्या वस्तु दूरी हमेशा क्या होगा आपका निगेटिव। और सभी दूरी कहाँ से मापते हैं ये भी आपको बताए थे, तो पी बोले तो पोल से मापते हैं। तो वस्तु चाहे अनंत पर रख रहे थे एक बार, तो दर्पण के इधर ही न रख रहे थे, या इसी दर्पण में अनंत पर रख रहे थे, इधर ही न रख रहे थे। तो कहने का सेंस वस्तु दूरी चाहे अवतल दर्पण हो उत्तल दर्पण, उसमें नेगेटिव होता ही होता है। दिमाग में सेट कर लीजिए, ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है, ठीक है। दूसरा नंबर हम प्रतिबिंब दूरी की बात करेंगे। प्रतिबिंब दूरी किसको कहते हैं, जैसे कि वस्तु अनंत पे रखे थे तो प्रतिबिंब एक बार फोकस पे बना था ना, तो फोकस पे बने यानी दर्पण के इधर ही बन जाए तो अवतल दर्पण में दो कंडीशन होती है। दो कंडीशन क्या है, जब आपको वस्तु दूरी ज़्यादा, देखो ना हम यहाँ पे लिख दिए u ग्रेटर देन f कर दिए हैं, यानी u बोले तो वस्तु दूरी अगर फोकस से ज़्यादा हो जाए, वस्तु दूरी फोकस से क्या हो जाए ज़्यादा हो जाए, तो ऐसे कंडीशन में आपको प्रतिबिंब का दूरी निगेटिव लेना पड़ेगा। कैसे निगेटिव लेना पड़ेगा सर, अनंत पे रखे थे वस्तु को तो प्रतिबिंब कहाँ पर बना था, फोकस पर। अब फोकस पर बना था, फोकस तो इधर ना है, यहाँ पर मान लो फोकस है, यहाँ पर सी है, अनंत पे रखे थे तो प्रतिबिंब फोकस पर बिना रंग ले तरफ बनाना, यानी अनंत कहने का सेंस वस्तु ज़्यादा था ना, इसका मतलब हो गया वस्तु ज़्यादा। वस्तु ज़्यादा कहने का सेंस वस्तु दूरी ज़्यादा है, तो फोकस पर ही बना। अब फोकस कम है, यहाँ से यहाँ तक की फोकस दूरी कम हुआ, ऐसे केस में जो प्रतिबिंब यहीं पर फोकस पर ही बना था ना प्रतिबिंब, तो प्रतिबिंब दूरी भी क्या लेना पड़ेगा निगेटिव। लेकिन एक केस कैसे पढ़े हैं हम लोग, 6ठा नंबर केस, जब हम वस्तु को यहाँ पे रखते हैं। अब देखो वस्तु को यहाँ पे रखें, मानने पोल से लेकर के वस्तु की दूरी को मापेंगे और इस वस्तु दूरी को यू कहेंगे, और फोकस दूरी आपको एफ तक ले जाना पड़ेगा। ऐसे केस में इस बार फोकस दूरी बढ़ गया और वस्तु दूरी क्या हो गया, घट गया। 6ठा कंडीशन की बात बता रहा हूँ। तो जब आपको फोकस दूरी ज़्यादा हो जाए, फोकस दूरी क्या हो गया ज़्यादा, अब वस्तु दूरी क्या हो गया, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये वस्तु दूरी है, वस्तु दूरी अगर कम हो जाए तो ऐसे केस में प्रतिबिंब अपने लोग को दर्पण के पीछे बन गया था और सीधा बन गया था। दर्पण के पीछे बन गया था और सीधा बन गया था। तो दर्पण के पीछे माने रंगल तरफ फोटो बन गया था, और रंगल तरफ अगर फोटो बन गया तो पोल से मापते ये दूरी अपना पॉजिटिव हो गया। इस वजह से यहाँ पे अपने लोग को पॉजिटिव सिंबल लेना पड़ा। ये दो कंडीशन यही है, बारीकी से समझिए। जब जब फोकस दूरी से ज़्यादा वस्तु दूरी था
5 कंडीशन में वस्तु दूरी ज़्यादा था। एक बार अनंत पर, स्वाभाविक है फोकस से वस्तु दूरी अनंत ज़्यादा हो गया। जब अनंत और सी के बीच में लाए फिर भी फोकस से ज़्यादा है, सी पर लाए फिर भी फोकस से ज़्यादा है, सी और एफ के बीच में लाए फिर भी एफ से ज़्यादा है, फोकस पर लाए फिर भी बराबर के केस में हो गया। तो ऐसे केस में प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के इधर ही बना था, इस तरफ। इसके वजह से निगेटिव था क्योंकि बिना रंगा हुआ तरफ बना था। किस कंडीशन में? अवतल दर्पण में। वहीं जब हम वस्तु को फोकस से कम कर दिए, फोकस दूरी से वस्तु दूरी को कम कर दिए, तो एक केस में आपको पॉजिटिव आता है। इतना बात समझ में आ जाएगा आपको। फिर अवतल दर्पण में देखो हमेशा फोकस फिक्स है, अब बिना रंगा हुआ तरफ फिक्स है, इसके चक्कर में फोकस दूरी क्या है आपको? नेगेटिव में है। दूसरी केस वक्रता त्रिज्या, क्योंकि फोकस दूरी की दुगुनी होती है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी वक्रता त्रिज्या हो गया, बिना रंगा हुआ तरफ ही ना वक्रता त्रिज्या हुआ, तो वक्रता त्रिज्या भी आपको किस में आ जाएगा? आपको नेगेटिव में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। वहीं उत्तल दर्पण की बात बताऊं तो वस्तु तो दोनों में आपको बिना रंगा हुआ तरफ रखेगा, बार बार वही चीज़ की हम रटवा रहे हैं, इधर भी बिना रंगा हुआ, इधर भी बिना रंगा हुआ, तो वस्तु दूरी तो कोई कन्फ्यूजन है ही नहीं कि दोनों में पॉजिटिव निगेटिव की कहानी, दोनों में नेगेटिव नेगेटिव होगा। ठीक है, आता है अब यहाँ पॉजिटिव। ये क्या है सर? भी के सामने बोले तो इमेज डिस्टेंस यानी प्रतिबिंब दूरी। उत्तल दर्पण में देखिएगा जब भी हम अनंत पे रखेंगे तो प्रतिबिंब यहाँ फोकस पर बनाता है, और फोकस पर प्रतिबिंब बना, पोल से लेकर के फोकस रंगल तरफ बन गया ना उत्तल दर्पण में, रंगल तरफ बनने के कारण इसका प्रतिबिंब दूरी आपको पॉजिटिव बना। तो दुइये को तो कैसे पढ़े थे? एक बार अनंत पर रखे थे और एक बार हम वस्तु को कहाँ रखे थे? अनंत और पोल के बीच में रखे, तो प्रतिबिंब कहाँ बना था? पोल और फोकस के बीच में बना था। इस केस में भी दर्पण के रंगा हुआ पार्ट तरफ ही प्रतिबिंब बना था, जिसकी वजह से आपको क्या हुआ था? यहाँ पे प्रतिबिंब दूरी आपको 1 के गो प्लस नजर आ रहा है। यहाँ पे आपको माइनस प्लस का भी कहानी बता दिया, और इसमें पॉजिटिव होने के सेंस, कहने का सेंस उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब दूरी इसको धनात्मक होने का मूल कारण यही है कि दोनों कंडीशन में दर्पण के आपको सामने बन गया था प्रतिबिंब। तीसरा केस क्या है? फोकस दूरी इसका पॉजिटिव ही लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब भी ये उत्तल दर्पण इसको गोल कीजिएगा तो यहीं पर ना आपको आएगा, रंगल तरफ में आएगा। जब गोल कीजिएगा तो कभी तो ऐसे घुमा नहीं सकते, घुमाइएगा तो वही दर्पण बन जाएगा, उत्तली दर्पण। तो कहने का सेंस हमेशा इसका पॉजिटिव आएगा फोकस दूरी। और फोकस दूरी की दुगुना क्या होता है? वक्रता त्रिज्या होती है, तो वक्रता त्रिज्या भी आपको रंगा हुआ पार्ट तरफ ही आएगा, ये भी आपको पॉजिटिव फॉर्म में आ जाएगा। तो ये था आपका चिन्ह परिपाटी। फिर से बताऊं, गोलीय दर्पण में कभी प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनता है तो कभी दर्पण के पीछे बनता है। इन दो स्थितियों में अंतर स्पष्ट करने के लिए एक परिपाटी की आवश्यकता होती है, जिसे चिन्ह परिपाटी कहते हैं। और सबसे बड़ी भारी बात आप लोग क्या लगाओ कि चिन्ह परिपाटी को समझना क्या है। मेन रूप से समझाने के लिए हम चिन्ह परिपाटी पर विशेष बल दिए हैं। ठीक है, अब चिन्ह परिपाटी के बाद हम लोग सबसे पहले इसमें ये भी पूछा जाएगा कि चिन्ह परिपाटी में हमेशा कहाँ से मापते हैं। तो चिन्ह परिपाटी की मेजरमेंट जो किया जाता है वो आपको फोकस से किया जाता है। अगला पॉइंट जो आपको समझाएंगे, जैसे कि दर्पण सूत्र होता है ना, हालांकि ये दर्पण सूत्र अभी हम आपको सिर्फ बता देते हैं, सिद्ध करके आपको अगले वीडियो में बताएंगे। 1/v + 1/u बराबर 1/f होता है, ये दर्पण सूत्र होता है। आप रूबरू हो गए होंगे कि v क्या है, u क्या है और f क्या है। v को हम लोग इमेज डिस्टेंस यानी प्रतिबिंब दूरी कहते हैं, u को वस्तु दूरी कहते हैं और f को फोकस दूरी कहते हैं। ये केस सिर्फ दर्पण के लिए बात बता रहा हूँ। यही चीज़ अगर हम लेंस में पढ़ेंगे तो लेंस में क्या हो जाता है? निगेटिव में आ जाता है। 1/v - 1/u बराबर 1/f। ये अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, इसको अभी नहीं पढ़ेंगे। यहाँ पर बताने का मेन सेंस ये है कि क्योंकि ये बच्चे कन्फ्यूजन में हो जाता है। दर्पण सूत्र में पॉजिटिव लेना है और लेंस सूत्र जब जब पूछे तो आपको निगेटिव लेना है। ये फॉर्मूला होता है, अभी दिमाग में रखिए। कारण से बताया हूँ क्योंकि इसके अगला टॉपिक जो आपको हम पढ़ाएंगे आवर्धन, वहाँ इसकी थोड़ी सी ज़रूरत पड़ेगी। अब हम लोग हेडिंग डालेंगे आवर्धन का। ठीक है, चलिए अपना हेडिंग आ गया आवर्धन। आवर्धन के लिए क्या डिफिनेशन होता है? आवर्धन में होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। जब भी आपसे पूछे आवर्धन क्या है तो आवर्धन का फॉर्मूला होगा, ऐसे करके लिख लीजिएगा, प्रतिबिंब की ऊंचाई। ये तो लिखना हमारे लिए टेस्ट नहीं लग रहा है, आप लोग लिख सकते हैं प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा, ये सब अच्छा बात नहीं, समझ लो सिर्फ वस्तु की ऊंचाई, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी बुक सब होगा, ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। आवर्धन कहते हैं। राइटिंग में भी लिख सकते हैं, लेकिन समझाना है मेन रूप से। आप लोग आवाज़ तो जरूर जा रहा है ना, राइटिंग में भी लिख सकते हैं, लेकिन टाइम कम होता है, थोड़ा सा समझने की पर विशेष बल देंगे। प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं? आवर्धन कहते हैं। प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या है सर? बताए थे ना ऊंचाई कैसे होता है।
क्योंकि एक बार वस्तु को अनंत पे रखे थे तो ये भी एक प्रकार का ऊंचाई हो गया। ऐसे करके खड़ा करते थे ना, ऐसे करके अनंत पे या अनंत और सी के बीच में ऐसे टकराता था, प्रतिबिंब कभी नीचे आकर के इधर आके यहाँ पर कट जाता था। ये ऊंचाई को हम वस्तु की ऊंचाई और ये ऊंचाई को हम लोग प्रतिबिंब की ऊंचाई बोलेंगे। अवतल दर्पण की कहानी बता रहा हूँ, या उत्तल दर्पण में भी ऊंचाई देखे हुए हैं हम लोग। तो मूल रूप से आपको डिफिनेशन जब भी पूछे आवर्धन क्या है तो आपका जवाब होना चाहिए प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। याद रखिएगा, प्रतिबिंब की ऊंचाई को हम लोग h2 से इंडिकेट करेंगे और वस्तु की ऊंचाई को यहाँ लिख दीजिएगा। यहाँ पे जो प्रतिबिंब की ऊंचाई दिया हूँ, प्रतिबिंब की ऊंचाई को हम लोग h2 से इंडिकेट किए और वस्तु की ऊंचाई को हम लोग h1 से इंडिकेट किए और आवर्धन को हम लोग मैग्निफिकेशन कहते हैं, जिसको m से इंडिकेट करते हैं, m से। अगर हम m बराबर एक सूत्र लिख दे h2/h1 तो आप क्या कहोगे? m से क्यों इंडिकेट किया? क्योंकि आवर्धन को मैग्निफिकेशन कहते हैं, इसलिए स्मॉल m से इंडिकेट करते हैं। और h2 हम लोग किसको माने हैं? प्रतिबिंब की ऊंचाई को। और h1 किसको माने हैं? वस्तु की ऊंचाई को। तो आप ऐसे फॉर्म में भी फॉर्मूला याद रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन पूछता है कि ऑब्जेक्टिव न्यूमेरिकल के फॉर्म में, ठीक है। आवर्धन बराबर क्या होगा? प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टा वस्तु की ऊंचाई। ऐसा नहीं कि वस्तु बट्टा प्रतिबिंब कर देना। h2/h1 क्या हो? प्रतिबिंब की ऊंचाई को h2 कहते हैं, वस्तु की ऊंचाई को h1 कहते हैं। कभी कभी किसी किसी बुक में आपको h1/h2 भी नजर आ जाएगा। तो h1 होता है हमेशा ना, कब जब तक वस्तु नहीं तो प्रतिबिंब कहाँ से? एक बात बताइए, तो पहले पिता नहीं तो पुत्र कहाँ से? तो पहले वस्तु होगा तभी ना उसका इमेज बनेगा। तो जो चीज़ पहला होता है उसको h1 माना जाता है, ठीक है ना। तो वस्तु के इसलिए हम लोग h1 मान के चलते हैं और प्रतिबिंब को क्या मान के चल रहे हैं? h2 मान के चल रहे हैं। एक कंडीशन और आपको पढ़ना पड़ेगा। कभी कभी ना आवर्धन का सूत्र आपको ऐसे करके, आवर्धन बराबर सूत्र होता है, माइनस लगा रहता है, v/u होता है सूत्र। कहिएगा क्यों सर? यानी प्रतिबिंब की दूरी बट्टा वस्तु की दूरी देना पड़ेगा। जब आपको ऊंचाई गौण कर दे, ऊंचाई गौण कहने का सेंस छिपा दे, हाइट सवाल में नहीं दिया रहे और आपको सिर्फ दूरी दिया रहे, तो आप आवर्धन का फॉर्मूला लिख सकते हैं प्रतिबिंब की दूरी बट्टा वस्तु की दूरी। और नहीं, अगर आपको ऊंचाई दिया रहे तो आप ऐसे लिख सकते हैं h2/h1। h2/h1 कहने का सेंस प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टा वस्तु की ऊंचाई, नहीं तो प्रतिबिंब की दूरी बट्टा वस्तु की दूरी हम कर सकते हैं आवर्धन में। एक नोट याद रखिएगा, यहाँ पे लिख ही लीजिए। जब आवर्धन का मान, आवर्धन का वैल्यू आपका मान दिया रहेगा, इस मान को काट खोट के अगर आवर्धन का मान अगर निगेटिव आ जाए तो कहेगा प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। जब आवर्धन का मान निगेटिव आ जाए तो प्रतिबिंब की प्रकृति आपको वास्तविक और सीधा हो जाएगा। तो एक बार देख लेते हैं, हम भी कंफ्यूजन में हो जाते हैं। वास्तविक और उल्टा, सही बोला मैंने, थोड़ा सा सीधा बोला। ये होता है वास्तविक और उल्टा हो जाएगा, क्योंकि जब जब वास्तविक तो ये उल्टा होता है। जब आवर्धन का मान आपको नेगेटिव में आ जाए तो क्या आता है? वैल्यू वास्तविक और उल्टा आता है। वहीं जब सवाल को सॉल्यूशन कीजिएगा, जब डाटा दिया रहे और आवर्धन का मान आपको अगर पॉजिटिव में आ जाए तो ये हो जाता है आपका प्रतिबिंब की कंडीशन कैसी हो जाएगी? काल्पनिक और सीधा हो जाएगा। ये ऑब्जेक्टिव बराबर पूछेगा आपसे। फिर से जब हम वैल्यू डाल के आवर्धन बोले तो मैग्निफिकेशन का मान, आवर्धन का मान अगर माइनस में आ जाए, जना कि 5 - 5/2 है, काट खोट के -2.5 आ गया, -2.5, यानी m का वैल्यू अगर निगेटिव में आएगा तो कहेगा प्रतिबिंब की स्थिति कैसी होती है? तो प्रतिबिंब आपको वास्तविक होगा और उल्टा होगा। जब आवर्धन का मान काट खोट के मान लीजिए कि प्लस से में आता, +2.5 अगर आ जाता, 2.5 या +5 आ जाता, कुछ भी आ जाता पॉजिटिव फॉर्म में, तो प्रतिबिंब की कंडीशन कैसे हो जाएगी? आपको काल्पनिक और सीधा हो जाएगा, ठीक है। इससे रिलेटेड एक हम लोग न्यूमेरिकल को देखेंगे, कम से कम 2 न्यूमेरिकल को देखिए, ठीक है ना। 2 न्यूमेरिकल हम लोग बना करके अपने वीडियो को अंत करेंगे, ठीक है। ये आपका आवर्धन से रिलेटेड न्यूमेरिकल, फिजिक्स में भी गणित होता है जिसको हम लोग न्यूमेरिकल कहते हैं, सांख्यिकी प्रश्न कहा जाता है। तो आवर्धन से रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल पूछता है और ये सीख लीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि 2 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु अवतल दर्पण में, सबसे बड़ी बात तो आपको अवतल दर्पण का चर्चा किया है। यहाँ लिखिएगा सॉल्यूशन या हल जो भी लिखिएगा अवतल दर्पण के लिए, अवतल दर्पण के लिए सबसे पहले आप 2 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु, हम लोग वस्तु को ऊंचाई दिया है, वस्तु की ऊंचाई को क्या चीज़ से इंडिकेट किए थे? h1 से, यानी h1 का वैल्यू दे दिया है अवतल दर्पण में h1, या वस्तु की ऊंचाई भी लिख देते हैं आपको समझाने के लिए, लेकिन थोड़ा डाटा ज़्यादा लिखना पड़ता है ना, तो शॉर्टकट में आप h1 लिखे तो समझ में आ जाना चाहिए। कितना हो जाता है? 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है।
15 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है ना। तो क्या रखा है, वस्तु को ही रखे हैं, यानी अवतल दर्पण में आपको वस्तु का दूरी कितना दिया है आपको 15 सेंटीमीटर। अगर हम वस्तु दूरी यहाँ पे 15 सेंटीमीटर प्लस में लिखें तो क्या सही लिखे या गलत लिखे, चाहे अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, दोनों में वस्तु दूरी क्या होता है आपको निगेटिव होता है, इसलिए आपको माइनस लिखना पड़ेगा। ये कोई ज़रूरी नहीं कि आपको यहाँ पे माइनस में लिख के देगा, आपको खुद से सेंस और फीलिंग से समझना पड़ेगा, क्योंकि अवतल दर्पण है उत्तल दर्पण, अब ये तो चिन्ह परिपाटी इसलिए तो पढ़ाया हूँ कि जब भी चिन्ह परिपाटी रहे दोनों में वस्तु दूरी आपको निगेटिव लेना पड़ेगा। इतना बात समझ में आ गया। उसका वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। देखिए दर्पण में हम अवतल दर्पण में आपको 6 कंडीशन पढ़ाए थे, 6 कंडीशन में 5 कंडीशन ऐसा था जिसमें आपको वास्तविक बन रहा था, और अवतल दर्पण में एक ही ऐसा कंडीशन था जिसमें आपको काल्पनिक प्रतिबिंब बना था। वो कंडीशन था जब हम पोल और यानी ध्रुव और फोकस के बीच में वस्तु को रखे थे। नहीं, इसमें आपको सीधा सीधा बात कह दिया है कि वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। वास्तविक माने दर्पण के सीधे सामने बन रहा है फोटो, यानी ये जो अवतल दर्पण है तो वास्तविक तो 5 कंडीशन दर्पण के उल्टा 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 इधर ही बन रहा था ना, इधर ही बन रहा है, यानी बिना रंगा हुआ तरफ बन रहा है। तो वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी पर बन रहा है। क्या बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है। कितने दूरी पर, 30 सेंटीमीटर दूरी पर, माने 30 सेंटीमीटर हम लोगों को प्रतिबिंब दूरी दिया, तो उसको हम भी कह सकते हैं। भी का वैल्यू कितना लिखिएगा, 3 सेंटीमीटर। ये जो 30 सेंटीमीटर मैं प्लस में लिखा हूँ ये भी बात गलत है, क्योंकि वास्तविक के चक्कर में प्रतिबिंब जो उल्टा बना है, इधर ही बना है, बिना रंगा हुआ तरफ बना है, तो इनका मान भी आपको निगेटिव में लेना पड़ेगा। आपसे पूछा जा रहा है दर्पण की फोकस दूरी क्या है पहले, और उसके बाद पूछा जा रहा है आवर्धन क्या है। ये 2 कंडीशन है। चलो हम पहले आवर्धन ही ज्ञात कर लेते हैं। आवर्धन बराबर, या फोकस दूरी भी पहले फोकस है तो फोकस से ज्ञात करते हैं। यहाँ लिखेंगे दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र से। दर्पण सूत्र अभी पढ़ाए थे, क्या होता है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f होता है। अभी रटाए थे ना, इसी वजह से क्वेश्चन बताने के लिए। यहाँ पे 1/, हम v का वैल्यू कितना ले लेंगे, -30 प्लस 1/u का वैल्यू ले लेंगे -15 बराबर 1/f। ये लिख सकते हैं, नीचे वाला माइनस को ऊपर ले जाइए, -1/30 हो जाएगा, माइनस प्लस ये हो जाएगा, -1/15 हो जाएगा बराबर में 1/f। अब यहाँ पे 30 और 15 का लघुत्तम हो जाएगा 30 से कटिएगा तो ये 1 मर्तबा में कट जाएगा, 15 से काटिएगा तो 2 मर्तबा में कट जाएगा, 1/f। इसको थोड़ा यहाँ बना रहा हूँ, नीचे दिखेगा नहीं आपको। -1 -2 ये हो जाएगा -3/30 बराबर 1/f हो जाएगा। 3 से 30 10 मर्तबा में कट जाएगा। 1 को 10 से गुना करोगे, f को -1, क्योंकि यहाँ पर 1 बच गया तो ये हो गया -f बराबर 10 से कहीं 10, और इस माइनस को उधर ले जाओगे तो f का वैल्यू ऑलरेडी -10 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि फोकस दूरी हमेशा अवतल दर्पण में हम आपको चिन्ह परिपाटी वाला जो टेबल बनाए हैं, और फोकस दूरी ऐसे भी देखो ना बिना रंगा हुआ तरफ पर है तो निगेटिव में ही आएगा। तो फोकस दूरी एक तो निकल गया अपना कितना, 10 सेंटीमीटर। कभी कभी आंसर में आपको -10 सेंटीमीटर भी दिया रहेगा। अगर आपको फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो वो भी आप समझ लीजिएगा कि सही में 10 सेंटीमीटर होगा, प्लस में भी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मैंने दिया था प्लस लिख करके, मतलब माइनस लिख करके, फिर भी आप माइनस माने ना, तो ऐसे करके आप ऐसे कन्फ्यूजन में मत फंसिएगा। अब हमको निकालना है आवर्धन। क्या निकालना है, आवर्धन। आवर्धन बराबर सूत्र होता है, क्योंकि देखो यहाँ पे वस्तु की ऊंचाई तो दे दिया हमको, प्रतिबिंब की ऊंचाई नहीं दिया है, तो हम आवर्धन की 2 सूत्र बताएं। जब 2 ऊंचाई दिया रहे तो h2/h1 करके ज्ञात कर लीजिएगा। यहाँ तो आपको सिर्फ वस्तु की ऊंचाई दिया, प्रतिबिंब का दिया नहीं, तो दूरी पर काम कर लीजिए। आवर्धन बराबर क्या होता है, -v/u होता है, यानी प्रतिबिंब की दूरी बट्टा वस्तु की दूरी होती है। ये कैसे आया कि व्यंजक आपको सिद्ध करके बताएंगे, बहरहाल अभी न्यूमेरिकल के लिए सीखिए। यहाँ पे ये फॉर्मूला का माइनस देंगे, v का वैल्यू क्या है, तो v का वैल्यू आपको नेगेटिव में -30 है तो यहाँ -30 दे दीजिए, और बट्टा में u का मान कितना दिया हुआ आपको, -15 दिया हुआ है। ये हो जाएगा +30 बट्टा -15, काट खोट के 2 मर्तबा में कटेगा, ये निगेटिव में चला गया -2। एक चीज़ और आपको ऑब्जेक्टिव में हम सिखाएं, जब आवर्धन का मान निगेटिव आवे तो कैसा प्रतिबिंब बनता है, तब वास्तविक और उल्टा। बताएं ना कंडीशन, स्वाभाविक है आवर्धन का मान माइनस में आया है, और यहाँ पे प्रतिबिंब दूरी भी तो उल्टा ही। अभी भी ये इमेज देखो नीचे तरफ हम लिखे हैं शॉर्ट फॉर्म में, तो इसका प्रकृति अगर पूछता है इसमें कि इसकी प्रकृति प्रतिबिंब की क्या है, तो आप बता सकते थे आवर्धन नेगेटिव में आने के कारण कन्फर्म है इसका कंडीशन कैसा होगा, वास्तविक होगा और उल्टा होगा। अब हम लोग एक और न्यूमेरिकल पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल नंबर 2, ठीक है, उसके बाद हम लोग वीडियो के एंड करेंगे। अब अपना लो
अपने लोग क्या करेंगे, न्यूमेरिकल नंबर 2 को देखेंगे। हालांकि राइटिंग आपको नहीं समझ में आता होगा क्योंकि उनको फास्ट में लिखना पड़ता है वीडियो रोक रोक करके, और अपने पास डिजिटल संसाधन है नहीं कि आपको हम पूरा चीज़ लिख के अभी दे पाएँ, लेकिन उम्मीद है हम ज़रूर फ्यूचर में, ऐसा मेरा सपना है कि हम ऐसा चीज़ आपको करूँ। हाँ, कोई ज़रूरी नहीं कि हम यूट्यूब की कमाई से ही करूँ, भगवान की कृपा अपने स्तर से हम ज़रूर लेंगे और कुछ काम भविष्य में डिजिटल बोर्ड पर शौक है थोड़ा और अपना इच्छा है, हम करेंगे। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि यूट्यूब की कमाई से हमें आना चाहिए, ऐसा नहीं है। जब हम सामर्थ्य हो जाएंगे अपने आप में तो हम ज़रूर लाएंगे और करेंगे। चलिए, टाइम किल नहीं करेंगे, ये अब बात बात में फ्लो फ्लो में ये बुला गया और करेंगे, भगवान का कृपा रहा। पाइए, कह रहा है कि अवतल दर्पण के ध्रुव से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर, सबसे पहले तो एक फोटो बना करके समझिए। ये अवतल दर्पण है, यहाँ पे ध्रुव होता है और ये सी होता है ना। यहाँ पे मान लीजिए सी है और ये मान लीजिए फोकस है। हम ये फोटो बनाने की जरूरत है, आपको समझाने के लिए फोटो बना रहा हूँ। अवतल दर्पण के ध्रुव से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 सेंटीमीटर ऊंचा वस्तु रखा है। मान लीजिए यहाँ से लेकर के 16 सेंटीमीटर की दूरी पर ये 2 सेंटीमीटर ऊंचा वस्तु रखा है। तो यहाँ पे वस्तु दूरी को हम लोग क्या चीज़ से इंडिकेट करते हैं, H1 से। H1 का वैल्यू दे दिया है 2 सेंटीमीटर। और कितना सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखा है, तो 16 सेंटीमीटर। और अवतल दर्पण में वस्तु दूरी यहाँ से लेकर के जो ये दूरी है बिना रंगा हुआ तरफ है, तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि U का मान दिया है -16 सेंटीमीटर हम ले लेंगे। 16 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 सेंटीमीटर, ये 22 नहीं है, इसको 2 cm मानिएगा, ऊंची वस्तु रखा है जो मुख्य अक्ष पर स्थित है। स्वाभाविक है, सी से जाने वाली रेखा को हम प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहते हैं। यदि वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब, इसमें भी काल्पनिक ने चर्चा किया है, अगर काल्पनिक कहता तो प्रतिबिंब इधर बनता, लेकिन इस क्वेश्चन में वास्तविक का चर्चा, इसका मतलब है प्रतिबिंब कन्फर्म दर्पण के सामने बना है और उल्टा बनेगा, क्योंकि पांचों केस उल्टा बना था। तो वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक को पकड़िए, वास्तविक प्रतिबिंब 3 सेंटीमीटर ऊंची है और प्रतिबिंब की ऊंचाई को हम लोग इंडिकेट करते हैं H2 से। तो प्रतिबिंब की स्थिति बताना है। प्रतिबिंब की स्थिति कैसे बताएंगे हम लोग, आवर्धन ज्ञात करके। अगर आवर्धन का मान अगर नेगेटिव में आएगा तो वास्तविक उल्टा, और पॉजिटिव आता है तो काल्पनिक और सीधा होता है, ठीक है। और फोकस दूरी ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है अपने लोग को, फोकस दूरी। सबसे पहले हम लोग आवर्धन ज्ञात करते हैं। आवर्धन बराबर सूत्र होता है H2/H1 होता है, H2/H1। H2 का वैल्यू दे दिया है 3 और H1 का वैल्यू दे दिया आपको 2। इसको काट दोगे तो कितना आ जाएगा, ये आपको 1.5 आ जाएगा, ठीक है। आवर्धन का मान हमको पॉजिटिव फॉर्म में क्या आ गया है, 1.5 आ गया है ना। और उसके बाद क्या है अपने लोग को दिया है इसमें 16 सेंटीमीटर दिया है अपने लोगों को वस्तु दूरी। वस्तु दूरी कितना दिया है, 16 सेंटीमीटर। चूंकि एक और फॉर्मूला जानते हैं, आवर्धन बराबर फॉर्मूला होता है -v/u होता है। क्या होता है, -v/u होता है। और इस वास्तविक के चक्कर में जब आपको प्रतिबिंब इधर वास्तविक दिया हुआ है, तब वास्तविक उसी केस में होगा जब आवर्धन का मान आपको किस में आएगा, नेगेटिव आएगा। अब ये पढ़े ना, वास्तविक और उल्टा उसी केस में होता है जब आवर्धन का मान नेगेटिव में। तो यहाँ m का वैल्यू अगर 1.5 दिए हैं, इस 1.5 को अगर हम -1.5 लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कंडीशन पर है जब m का मान उसी शर्त में माइनस में होगा जब वास्तविक होगा। सवाल में वास्तविक के चक्कर में हम ये भी ज्ञात कर सकते हैं कि ये क्या होगा, आपको निगेटिव में आना चाहिए मान 1.5। m बराबर v/, m के जगह कितना पुट कर देंगे, 1.5 पुट कर देंगे। v का वैल्यू कितना है, v का वैल्यू हमको तो ज्ञाते करना है ना। सवाल में आपको बोल रहा था प्रतिबिंब की स्थिति क्या है, यानी प्रतिबिंब दूरी ज्ञात ही करना है आपको। v का मान हमको ज्ञात करना है और फोकस दूरी भी ज्ञात करना है। तो यहाँ -v रखो। u का वैल्यू कितना दिया है, -16 दिया हुआ है, ठीक है। तो इस माइनस से माइनस को काट दीजिएगा और इसको वास्तविक के चक्कर में ये माइनस हम 1.5 रखे थे, यानी इसके नीचे नहीं कुछ होता है, 1 है। v को 1 को गुना करोगे v और 16 और 15 को गुना करो तो 16 पंचे 80 या 16 के 16 8 24, और ये माइनस के चक्कर में यहाँ माइनस 1 अंक के बाद दशमलव, यानी v का वैल्यू आ गया -24 सेंटीमीटर आ जाएगा। यानी प्रतिबिंब दूरी कितना निकल जाएगा, -24 सेंटीमीटर। अब हमें फोकस दूरी निकालना है, तो फोकस दूरी कहाँ से निकालते हैं, दर्पण सूत्र से। लिखेंगे यहाँ पर दर्पण, ऐसे करके दर्पण सूत्र से इसको मिटा दे, थोड़ा सा जगह का अभाव है। दर्पण सूत्र से हम लोग जानते हैं 1/v + 1/u बराबर 1/f। v का वैल्यू हम लोग निगेटिव में ही लेंगे, क्योंकि वास्तविक के चक्कर में प्रतिबिंब दर्पण के सामने ही बना है तो v लेना पड़ेगा। और +1/u का वैल्यू तो ऑलरेडी आपको नेगेटिव में दिया। अवतल दर्पण में हमेशा वस्तु दूरी नेगेटिव या चाहे उत्तल उसमें नेगेटिव होगा, यानी इसको लिख सकते हैं 1/20 -1/16 बराबर 1/f। 16 और 20 को 20 क्यों लिख रहे हैं,
क्योंकि 24 लगना पड़ेगा ना, ये 24 देना पड़ेगा क्योंकि प्रतिबिंब दूरी अपना 24 आया है। 16-24 का फॉर्मूला एलसीएम 48 हो जाएगा, 24 दूना 48 और 16 तिया 48 बराबर 1/f, यानी -5, इसको लीजिएगा तो ऐसे लिख सकते हैं -5/48 बराबर 1/f। 5 से 48 को काटोगे तो 9 × 5 = 45 अब 3 × 6 = 30, 9 × 5 = 45 और 6 × 5 = 30। f को -1 से गुना करोगे तो ये हो जाएगा आपको -f बराबर 1 को 9.6 से गुना करोगे तो 9.6, यानी f का वैल्यू, इस माइनस को इधर फेंक दो तो -9.6 आएगा। तो प्रतिबिंब दूरी -24 आया और ये आ गया -9.6 आया है। ये न्यूमेरिकल था। ठीक है, अब हम लोग लेते हैं विदा, क्योंकि आगे की काम में थोड़ा समय हो गया है कहीं जाने का मेरा भी। चलिए अगले वीडियो जो आपको हम बताएंगे वो आपको अवतल दर्पण में हम बिना छुए हुए और छू करके प्रतिबिंब की स्थिति कैसी होती है कैसे पहचानेंगे और उसका अंतर स्पष्ट कर देंगे, और 4 क्वेश्चन आपको एक वीडियो में बताएंगे। सिद्ध कीजिए कि अवतल हो या अवतल दर्पण हो, दोनों में प्रतिबिंब यानी फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है या वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगुनी होती है, और दर्पण सूत्र आपको सिद्ध करवाना है। वो अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए लेते हैं हम विदा। जय हिंद, जय भारत।